हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग संप्रभुता से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की सीरीज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इसमें हम लोग घटना चक्र के अतिरिक्त अंक में से विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आप लोग पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो ये कहा है लॉक ने। जॉन लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं, हिंसा और अन्य कारक मार्ग में बाधा उत्पन्न न करें। क्वेश्चन नंबर 2, यह कथन किसने कहा कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? तो ये कथन है डॉक्टर PS मुहार का। तो आपको ये याद रखना है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर PS मुहार ने। क्वेश्चन नंबर 3, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? तो परिभाषा कैसे याद रखनी है? मेन पॉइंट याद रखने हैं कि बाह्य कार्य के सामान्य नियम जिन्हें लागू कौन करता है? राजनीतिक सत्ता। तो ये कहा है किसने? हॉलैंड ने। TE हॉलैंड ने अपनी मुख्य कृति एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कानून की परिभाषा के साथ ही साथ कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। क्वेश्चन नंबर 4, डी ज्योर यानी विधिक सर्वसत्ताक का मतलब क्या है? तो डी ज्योर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार। डी ज्योर उस व्यक्ति में मानी जाती है जो कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता का अधिकारी है। संपूर्ण राज्य के कार्य और शासन का संचालन ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार से ही संपन्न होते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधिक रूप से सत्ता किसी को प्रदान की गई हो लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रयोग कोई और करता है। जैसे कि राष्ट्रपति को सत्ता प्रदान की गई है लेकिन वास्तविक प्रयोग करते कौन है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 5, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? तो कानूनी अधिसत्ता यानी कानूनी संप्रभुता की संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की थी हॉब्स ने। हॉब्स को आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। उसने ही राज्य को बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानूनी संप्रभुता को पहली बार प्रस्तुत किया, जिसे बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 6, कानून संप्रभु का एक आदेश है, ऐसा किसने कहा है? तो कानून संप्रभु का आदेश है, ऐसा जॉन ऑस्टिन ने कहा है। जॉन ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में सकारात्मक कानून की व्यवस्था करते हुए कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवीय कानून का खंडन करते हुए कहा कि कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हों, और वो विशेषताएं क्या हैं? इसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो। इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यह प्रामाणिक होना चाहिए, अर्थात इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है। हॉलैंड की पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जबकि जॉन ऑस्टिन की पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। कंफ्यूज नहीं होना है। हॉलैंड की पुस्तक का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जबकि ऑस्टिन की पुस्तक का क्या नाम है? लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस।
क्वेश्चन नंबर 7, अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है हॉब्स ने। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया है, जिसे लोग प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत क्या है? तो कानून का सबसे सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत क्या है? आदेशात्मक सिद्धांत। कानून का आदेशात्मक सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जिसका समर्थन किसने किया है? बोंदा ने, हॉब्स ने, बेंथम ने, ऑस्टिन ने और डाइसी ने। प्राकृतिक कानून के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न यह सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है। यह सुनिश्चित राजनीतिक सत्ता के आदेश है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है, ऐसा किसने कहा है? हॉब्स ने कहा है। हॉब्स के अनुसार वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है, जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है, जिसको केवल अलंकारिक महत्व है। नागरिक कानून का मूल तत्व यह है कि उसमें आदेश अथवा बल प्रयोग का भाव निहित होता है। निम्न में से कौन सा तत्व राज्य के अन्य समुदायों में से अलग करता है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है? तो ये है आपका प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता। राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य को अन्य मानवीय समुदायों एवं संगठन से अलग करने वाला तत्व क्या है? प्रभुसत्ता। क्योंकि अन्य मानवीय संगठनों के पास राज्य जैसी प्रभुसत्ता का अभाव होता है। राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 मूल तत्व है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है, जो अन्य सहचरों से उसकी अलग पहचान बनाता है। प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं एवं कानूनों का पालन करवाता है और विदेशी राज्यों के साथ लेन देन, मैत्री या युद्ध का निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है? तो यह है संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन वही है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो भारत में संप्रभुता निवास करती है भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है कि भारत में संप्रभुता जनता में निहित करती है? तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, जिसमें स्टार्टिंग वर्ड ही लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण करने वाला सबसे पहला विद्वान कौन था? तो ये थे बोंदा। बोंदा ने सबसे पहले प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण किया था। प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जीन बोंदा द्वारा अपनी पुस्तक द रिपब्लिका के अंतर्गत किया गया था। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास निम्न क्रम में हुआ था। 16वीं शताब्दी में जीन बोंदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोसियस और थॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में जे रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन। तो आपको ये क्रम याद रखना है: 16वीं शताब्दी बोंदा, 17वीं शताब्दी ग्रोसियस और थॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में रूसो और 19वीं शताब्दी में है आपके ऑस्टिन। तो आपको ये क्रम याद रखना है कि किस सदी में किस विद्वान ने प्रभुसत्ता की अवधारणा दी। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गिलक्राइस्ट का। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। ये किसने कहा है? गिलक्राइस्ट ने। राजनीतिक विद्वानों ने वैधानिक प्रभुसत्ता तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता में अंतर किया है।
वैधानिक संप्रभुता वह है जिसके पास कानून निर्माण तथा उसे लागू करने की शक्ति है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता क्या है? और वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? ब्रिटेन की संसद। इसकी सर्वशक्तिमता के बारे में डाइसी ने कहा है कि यह किसी अवयस्क को वयस्क घोषित कर सकती है, राजद्रोही को मृत्यु के बाद भी ताड़ित कर सकती है, यह अवैध बच्चे को वैध बना सकती है, यदि यह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश भी बना सकती है। जबकि राजनीतिक संप्रभुता क्या है? निर्वाचक मंडल की शक्ति का द्योतक है, यानी जनता की शक्ति का द्योतक है। जनता जिस प्रतिनिधि को चुनेगी वही रह पाएगा, यही संसद को बनाती है तथा उसे बदल सकती है। डाइसी के शब्दों में जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं वो है विधिक संप्रभुता, और उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के पीछे वैधानिक संप्रभु को भी सिर झुकाना पड़ता है। जिस शिक्षा को राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक संप्रभु है। क्वेश्चन नंबर 16, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गेटल का। राजनीतिक विद्वानों के अनुसार वैधानिक संप्रभुता का विचार एक प्रमाणिक सत्य है और इसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता संबंधी विचार एक कल्पना है। निर्वाचकों की इच्छाएं दलीय राजनीति, लोकमत, प्रचार, अशिक्षा आदि के कारण बदलती रहती है, जिससे राजनीतिक संप्रभुता की धारणा स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसी संदर्भ में गेटल ने टिप्पणी की है कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभु को खोजने का कोई प्रयास संप्रभुता की संपूर्ण धारणा के मूल्य को ही नष्ट कर देता है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देता है। क्वेश्चन नंबर 17, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो ये है वैधानिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रभुसत्ता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या उसके वैधानिक अथवा विधि शास्त्रीय रूप में देखी जा सकती है। इसका यह कारण है कि राज्य की इच्छा का श्रेष्ठतम रूप राज्य के कानून में ही निहित है, जो सभी को बाध्यकारी होता है। इसलिए प्रभुसत्ता का पूर्णतः वैधानिक दृष्टि से अध्ययन, जैसा हॉब्स व बेंथम ने किया है, अपनी विशेष महत्ता रखता है। इस संदर्भ में इस शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या एक अंग्रेज न्यायविद जॉन ऑस्टिन द्वारा की गई थी, जिसने 1832 ईस्वी में प्रकाशित अपनी रचना द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिससेंस डिटरमाइंड में की है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल का। फेमस स्टेटमेंट है, कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, अलग अलग सेट एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा को किसने दिया? तो बाह्य संप्रभुता की अवधारणा दी गई है ग्रोसियस के द्वारा। बाह्य संप्रभुता की अवधारणा 17वीं शताब्दी के विचारक हुगो ग्रोसियस द्वारा दी गई थी। इस अवधारणा के अनुसार कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति के निर्धारण, अन्य राज्यों से मैत्री संबंध, लेन देन या युद्ध हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होता है। साथ ही वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु वैश्विक संस्थाओं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू किए गए नियम एवं प्रतिबंध राज्य की स्वीकृति पर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन वही है कि बाह्य संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित किसके द्वारा किया गया? तो ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा इसे विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है बोंदा के द्वारा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग व प्रतिपादन बोंदा ने राजतंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के उद्देश्य से वर्ष 1756 में अपनी कृति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। बोंदा ने राज्य को परिवारों एवं उनकी मिलीजुली संपदा का एक ऐसा संगठन कहा जहां एक सर्वोच्च शक्ति और उसे विवेक का शासन
चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? तो ये जीन बोंदा ने किया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, बोंदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन को। संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जीन बोंदा, ह्यूगो ग्रोसियस और जॉन ऑस्टिन को दिया जाता है। संप्रभुता सिद्धांत का निरूपण 16वीं शताब्दी में जीन बोंदा, ह्यूगो ग्रोसियस और थॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में जे रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन द्वारा किया गया है। संप्रभुता शब्द अंग्रेजी भाषा के सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है। सॉवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस तथा सुपर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है परम अर्थात सर्वोच्च सत्ता। प्रत्येक स्वतंत्र राज्य अपने बाह्य तथा आंतरिक विषयों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और इस स्थिति को क्या कहते हैं? संप्रभुता। जीन बोंदा को आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? तो निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करते हैं थॉमस हॉब्स। हॉब्स निरंकुश प्रभुसत्ता का एक प्रमुख समर्थक है तथा उसके अनुसार तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र है। तो ये एक फेमस स्टेटमेंट है, मैच के लिए कई बार आता है, तो याद रखिए कि किसने कहा है कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र है। तो ये कहा है हॉब्स ने। निरंकुश या अमर्यादित संप्रभुता के समर्थक इनमें कौन कौन है? तो जीन बोंदा, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन तथा हीगल आदि हैं। इन विचारकों के अनुसार संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य तथा अमर्यादित शक्ति है। इनके विरोध में मर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लॉक ने और मॉन्टेस्क्यू ने। लॉक के अनुसार जनता तथा सरकार एक दूसरे को नियंत्रित करती है, जबकि मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सरकार के ही अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। लॉक क्या कह रहे हैं कि जनता और सरकार दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, जबकि मॉन्टेस्क्यू ये कह रहे हैं कि जो सरकार के विभिन्न अंग हैं वही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? तो ये है हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन वही है कि निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो थॉमस हॉब्स थे। 27 भी वही है, क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 29, लॉक ने समर्थन किया है, तो लॉक ने समर्थन किया है सीमित प्रभुसत्ता का। लॉक ने लोगों को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार देकर सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन किया है। राज्य यदि लोगों को प्राप्त प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या सामाजिक समझौते द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है, तो लोग राज्य को दी गई शक्ति को पुनः वापस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? तो ये कहा है रोमन ने कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह सबकी इच्छा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। लोक कल्याण पर आधारित होने के कारण सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की भी हो सकती है, कुछ व्यक्तियों की भी हो सकती है और यह सबकी इच्छा भी हो सकती है। इच्छा में संख्या नहीं गुण प्रधान है। संप्रभुता संपन्न होने की वजह से सामान्य इच्छा कानून का सृष्टा है। परमार्थ पर आधारित होने के कारण यह जन कल्याणकारी और सदैव सही होती है। क्वेश्चन नंबर 32, मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? तो मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है।
मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। रूसो ने सर्वप्रथम संप्रभुता सिद्धांत का पूर्ण रूप से प्रतिपादन किया है। आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जीन बोंदा ने अपने ग्रंथ द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में स्पष्ट रूप से किया था। क्वेश्चन नंबर 33, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है क्योंकि वो सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन करते हैं। लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिनमें जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार प्रमुख अधिकार है। इन अधिकारों की रक्षा हेतु मनुष्य नागरिक समाज की स्थापना करते हैं। इस प्रकार लॉक के अनुसार नागरिक समाज या राज्य मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा हेतु उत्तरदायी होता है। अतः राज्य की प्रभुसत्ता पूर्ण या असीम नहीं होती बल्कि वह शर्तों से बंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 34, लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जाता है सर्व अनुमति से। लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे एक ट्रस्ट की संज्ञा दी है। यदि यह लोगों को लगता है कि राज्य किए गए समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो वह राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। यह कथन किसका है? तो ये कथन बाहन का है। फेमस स्टेटमेंट है, जरूर याद रखिएगा। रूसो का संप्रभु सामान्य इच्छा है जो हॉब्स के लेवियाथन के समान ही अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए बल प्रयोग को आवश्यक मानता है। इस प्रकार की नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता में समानता देखते हुए बाहन ने रूसो के संप्रभु को सिर विहीन लेवियाथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 36, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये है रूसो। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम रूसो ने प्रतिपादित किया था। रूसो के अनुसार मनुष्य आपस में समझौता करके ही सत्ता या प्रभुसत्ता की स्थापना करते हैं, परंतु यह प्रभुसत्ता किसी ऐसे शासक की विशेषता नहीं होती जिसका अस्तित्व समाज से अलग या समाज के बाहर हो, बल्कि यह जनसाधारण के पास ही रहती है। इस तरह रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार को बढ़ावा दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा है। तो इनमें से लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा क्या है? कि लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता क्या बोलता है? कि लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता में संप्रभुता का वास लोगों को माना गया है। इस प्रभुता का प्रयोग अलग अलग नागरिकों के रूप में तथा सामूहिक स्तर पर जन संप्रभुता के रूप में किया जाता है। संप्रभु शक्ति जनता में निहित होने के कारण लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रूसो लॉक से पूर्णतः प्रभावित है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से। तो रूसो लॉक से प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से प्रभावित है। रूसो लॉक से इस बात से सहमत था कि प्राकृतिक अवस्था में सभी वस्तुएं साक्षी हुआ करती थी, ना तो किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी और ना ही परिवार। जो व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना श्रम मिला देता था वह उसकी हो जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 39, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता सिद्धांत को कहा जाता है एकलवादी सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन द्वारा एकलवादी सिद्धांत दिया गया। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जो राज्य की कानूनी प्रभुसत्ता से जुड़ा हुआ है। बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो एवं ऑस्टिन के अनुसार राज्य समाज की बुनियादी संस्था है एवं एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज हेतु कानून बनाती है। अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में हुई है।
निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी यानी कि एकलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो क्या ये बोंदा है, ऑस्टिन है, डुग्वी है या हॉब्स है? तो ये है डुग्वी, क्योंकि बाकी तीनों अद्वैतवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जॉन ऑस्टिन है। निम्न में से कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो बहुलवादी चिंतक इनमें से कौन नहीं है? तो बोंदा नहीं है, क्योंकि बोंदा क्या है? एकलवादी चिंतक है। कोल, लिंडसे और बेब्स क्या है? बहुलवादी चिंतक। क्वेश्चन नंबर 43 कथन और कारण का है। कथन दिया गया है आपको, एकलवादी के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरपेक्ष और असीमित है। कारण दिया गया है, प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। तो ये दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये है जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 45, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जॉन ऑस्टिन है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन ऑस्टिन ने। क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इनमें से किसने रूल ऑफ लॉ थ्योरी दी है? डाइसी ने। ब्रिटिश न्यायविद्ता डाइसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी है। इसलिए विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वे पहले विचारक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी? तो ये हैं ए.वी. डाइसी। ए.वी. डाइसी के अनुसार लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देशों में कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता संसद के हाथों में रहती है, किंतु राजनीतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता का सूत्र सर्वसाधारण के हाथों में रहता है, क्योंकि कानूनी प्रभुसत्ताधारी सर्वसाधारण की इच्छा का ही प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 49, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसने किया है? तो ए.वी. डाइसी ने ही किया है, और राजनीतिक संप्रभुता का प्रयोग सबसे पहले भी ए.वी. डाइसी ने ही किया है और भेद भी इन्होंने ही किया है। कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद ए.वी. डाइसी द्वारा किया गया था। उन्हीं के शब्दों में, विधिवेत्ता जिसे प्रभुसत्ताधारी मान्यता देता है उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी छुपा होता है, जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को भी झुकना पड़ता है। अतः राज्य के मंच पर हम जिस कानूनी प्रभुसत्ताधारी को काम करते हुए देखते हैं उसका सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता है। प्रभुसत्ता के इस रूप को ही हम राजनीतिक प्रभुसत्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने बताया है? तो ए.बी. डाइसी ने बताया है। ए.बी. डाइसी ने ही सर्वप्रथम वैदिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया है, जहां वैदिक संप्रभु यानी संसद, राजनीतिक संप्रभु यानी निर्वाचक गण की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैधानिक संप्रभुता तथा राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया था किसने? तो डाइसी ने वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के बीच में अंतर किया था। क्वेश्चन नंबर 52 अगेन वही है, तो हम इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या वो मैटलैंड है, क्रैब है, दुर्खीम है या फिर हीगल है? तो हीगल संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़े हुए हैं। हीगल द्वारा राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहकर
न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी राज्य को महान बनाया गया है। हीगल ने एकलवाद को स्वीकार कर राज्य को सर्वशक्तिमान बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अविभाज्यता, जनसंख्या। तो इनमें से कौन सी संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो यह है जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संप्रभुता की विशेषताएं क्या क्या हैं? पूर्णता यानी एब्सोल्यूटनेस, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सैलिटी, अद्वितीयता यानी इनएलिएनेबिलिटी, स्थायित्व यानी परमानेंस और अविभाज्यता यानी इनडिविजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? तो क्या नहीं है इसमें से? विभाज्यता, क्योंकि संप्रभुता की विशेषता क्या है? अविभाज्यता। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? और आपको नीचे कूट दिए गए हैं। तो राइट आंसर इसमें से क्या है? स्थायित्व और सार्वभौमिकता, ये दोनों ही संप्रभुता की विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता विरोधी है? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का विरोधी है? तो यह है बहुलवाद। प्रभुसत्ता के एकत्ववादी या एकलवादी सिद्धांत के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य का सार्वभौत और अनिवार्य लक्षण है। इसके बिना कोई समाज राज्य का रूप धारण नहीं कर सकता। जबकि बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य की रचना हेतु प्रभुसत्ता अनिवार्य नहीं है। बहुलवादी सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध है एवं राज्य एवं समाज को एक ही नहीं मानते। यद्यपि वे राज्य को समाज की महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं, वे राज्य की अखंड असीम प्रभुसत्ता को अस्वीकार करते हैं और समाज की अन्य संस्थाओं एवं समूहों को प्रभुसत्ता में भागीदारी देना चाहते हैं। इस प्रकार वे सांकेतिक अथवा नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। प्रमुख बहुलवादी विचारक कौन कौन से हैं? तो ड्यूगी है, ह्यूगो क्रैब है, हेरल्ड जे लास्की है, अर्नेस्ट बार्कर, एडी लिंडसे, रॉबर्ट एम मैकाइवर, ये सभी बहुलवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बहुलवादी विश्वास करते हैं? तो बहुलवादी नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, बहुलवादी किसके पक्ष में है? तो बहुलवादी राज्य की शक्तियों को कम करने के पक्ष में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन से विचारकों का समूह बहुलवाद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। बार्कर, लास्की और क्रैब, ये बहुलवाद से संबंधित विचारक है। क्वेश्चन नंबर 62, अनेकवादी इसमें विश्वास करते हैं? तो अनेकवादी किस में विश्वास करते हैं? सांकेतिक अधिसत्ता में। क्वेश्चन नंबर 63, ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? तो ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है कि यह एक निरंकुश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑस्टिन संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। अपनी कृति लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने माना है कि कानून की प्रामाणिकता के लिए राज्य की निरंकुश शक्ति को स्वीकार करना होगा। यदि कानून के पीछे दंड की शक्ति नहीं होगी तो वह नागरिक समाज में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन एक बहुलवादी है? तो इनमें से कौन एक बहुलवादी है? रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल ने अपनी पुस्तक अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी पोलियार्की में लोकतंत्र के बहुलवादी स्वरूप को प्रस्तुत किया है। निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? तो इनमें से कौन था? वो थे ऑटो वॉन गियार्के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम ऑटो वॉन गियार्के एवं मैटलैंड ने दिया था। इन्होंने समूहों के वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करते हुए संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को चुनौती दी थी।
क्वेश्चन नंबर 66, बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है, क्योंकि बहुलवाद एकलवादी सिद्धांत का विरोधी है और ऑस्टिन क्या है, एकलवादी संप्रभुता पर विश्वास करते हैं। बहुलवाद ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का विरोधी है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपनी जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त ना हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के लोग उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हो, तो इस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभु सत्ताधारी कहेंगे और उस समाज को राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा। ऑस्टिन का प्रभुसत्ता संबंधी उपयुक्त मत प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत की स्थापना करता है। 19वीं सदी में प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत का उदय हुआ, जिसने राज्य के एक तत्वीय मोनिस्टिक स्वरूप और उसकी अखंड प्रभुसत्ता का खंडन करके उसे समाज की अन्य संस्थाओं के समक्ष रखा और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं के महत्व पर भी बल दिया। क्वेश्चन नंबर 67, संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतः कैसी अवधारणा है? तो संप्रभुता की अवधारणा प्रमुख रूप से विधिक अवधारणा है। संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया विधिक अवधारणा है। बोंदा, हॉब्स, ऑस्टिन राज्य को ही एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को ही प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है? तो इनमें से कौन से दो विचारक हैं जिन्होंने यह कहा कि समितियां राज्य की संप्रभुता के लिए हानिकारक है? तो ये हैं आपके हॉब्स और रूसो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ख और ग। हॉब्स और रूसो ने ये कहा है कि समितियां राज्य की संप्रभुता के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 69, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है? तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है विधिक निर्माता निकाय में। संविधान परम संप्रभु है और तत्कालिक संप्रभुता किसमें है? विधि निर्माता में। क्वेश्चन नंबर 70, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि राज्य। बहुलवादी राज्य को एकमात्र संस्था नहीं मानते हैं, वह अन्य संगठनों को भी उतना ही महत्व देते हैं। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि उनके अनुसार समाज के अन्य संगठन एवं संस्थाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य की सामाजिक प्रकृति एक ही संगठन में पूरी तरह व्यक्त हो सकती है, जिसे राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, लोकप्रिय संप्रभुता किस में निहित होती है? तो लोकप्रिय संप्रभुता निहित होती है जनता में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार नैतिक आधार पर जनता को प्रभुसत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अनिवार्य शर्त है सार्वजनिक मताधिकार, विधानमंडल पर सर्वसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण और राष्ट्र के वित्त पर जनप्रतिनिधियों के सदन का नियंत्रण। इस संकल्पना के अनुसार शासक वर्ग शासन का संचालन जनहित को ध्यान में रखकर करेगा, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। वह तभी तक सत्ता धारण करेगा जब तक उसे सर्वसाधारण का विश्वास प्राप्त हो। यह सिद्धांत लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की संकल्पना जे रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। क्वेश्चन नंबर 72, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है लोक राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं।
यानी कि लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं लोकप्रिय संप्रभुता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 73, सार्वजनिक संप्रभुता किसमें निहित है? तो सार्वजनिक संप्रभुता निहित है जनता में। क्वेश्चन नंबर 74, किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई है? तो व्यवहारवादी उपागम, इनमें से कौन जुड़े हुए हैं? डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर ए। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी उपागम के अध्ययन में डेविड ईस्टन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 75, संप्रभुता एक विशिष्टता है? तो संप्रभुता एक विशिष्टता है राज्य की, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार किस लेखक का है? तो यह विचार है गैटिल का, कि जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। संप्रभुता ही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। संप्रभुता अविभाज्य होती है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में गैटिल ने लिखा है कि यदि संप्रभुता परम पूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि संप्रभुता विभाजित है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है, अर्थात जितनी संप्रभुताएं होंगी उतने ही राज्य हो जाएंगे। मैकाइवर एक बहुलवादी विचारक है। इसके अनुसार राज्य में संप्रभुता विभिन्न संघों में विभाजित होती है, अर्थात संप्रभुता के विभाजन से राज्य का विभाजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 77, यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है गैटिल ने, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। कथन के रूप में इसका संबंध गैटिल से है, जबकि अवधारणा के रूप में इसका संबंध हॉब्स और ऑस्टिन दोनों से है। इसमें कथन पूछा गया है, अतः इस प्रश्न में कोई भी विकल्प उत्तर के रूप में चयनित करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, कथन दिया गया है, जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। यह किसने कहा है? तो ये कहा है लीवर ने। यह कथन लीवर या फिर लाइबर का है। संप्रभुता का अंग्रेजी पर्यायवाची सॉवरेनिटी होता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से निकला है और इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अर्थात संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है? निरंकुशता, मौलिकता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथकरणीयता, अनन्यता, अविभाज्यता। संप्रभुता को अपृथकरणीय बताते हुए गार्डनर ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। इसी बात को लाइबर ने उपरोक्त सुंदर ढंग से कहा है। तो उपरोक्त कथन किसका था? लाइबर का। क्वेश्चन नंबर 79, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? तो ये निकला है सुपर एनस से। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा संप्रभुता की विशेषता नहीं है? स्थायित्व, अविभाज्यता, निरपेक्षता या फिर अंतर्भावता। तो राइट आंसर है अंतर्भावता, क्योंकि स्थायित्व, अविभाज्यता और निरपेक्षता संप्रभुता की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सॉवरेनिटी यानी सर्वसत्ता, यह शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये लिया गया है सुपर एनस से।
क्वेश्चन नंबर 82, प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिसे कानून का कोई बंधन नहीं होता है। प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता, तो ये कहा है बोंदा ने। प्रभुसत्ता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में किसी मानवीय समुदाय को राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। यही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से भिन्न बनाता है। संप्रभुता की परिभाषा देते हुए बोंदा ने अपनी बुक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। ये भी एक फेमस स्टेटमेंट है सोवरेनिटी के ऊपर, तो आपको ये याद रखना है। प्रभुसत्ता पर अन्य विचारकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि ग्रोसियस की परिभाषा है, प्रभुसत्ता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता। यह शासन करने की नैतिक शक्ति है। बर्गेस के अनुसार प्रभुसत्ता जनता तथा जनता के सभी संगठनों के ऊपर मौलिक, निरंकुश और असीमित शक्ति है। जेलिनेक के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी आदेशों से बाध्य नहीं है। ब्लैकस्टोन के अनुसार प्रभुसत्ता वह अनिवार्य, सर्वोच्च और अनियंत्रित शक्ति है जिसमें सर्वोच्च कानूनी शक्ति निवास करती है। बिलोबी के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 83, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो यह परिभाषा संप्रभुता की इनमें से किसने दी है? बोंदा ने। क्वेश्चन नंबर 84, अगेन वही है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये कहा है जॉन बोंदा ने। नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता है। जीन बोंदा। उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है बार बार। बोंदा ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। बोंदा ने संप्रभुता पर कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया है। प्रभुसत्ता का कानूनी दृष्टिकोण सबसे पहले बोंदा और हॉब्स ने स्पष्ट किया और बाद में बेंथम और ऑस्टिन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। बोंदा अमर्यादित संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक हैं। अमर्यादित संप्रभुता असीम, अदेय, स्थायी तथा अप्रत्यक्षणीय होती है। संप्रभुता के कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार संप्रभु विधि निर्माता है और वह मानव निर्मित विधि से सीमित नहीं है। यद्यपि बोंदा अमर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, तथापि वे ईश्वरीय कानूनों, प्राकृतिक कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से संप्रभु को सीमित मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? तो संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत यानी कानूनी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? जॉन ऑस्टिन। बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है, अतः कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं और इसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ऑस्टिन के चिंतन में होती है। क्वेश्चन नंबर 87, हॉब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है। तो हॉब्स के अनुसार जो संप्रभु है वो किन के बीच में विभेद करने का स्रोत है? तो अच्छाई और बुराई, नैतिक और अनैतिक, न्याय और अन्याय और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। हॉब्स ने संप्रभु को इतना सर्वोच्च एवं निरंकुश बना दिया कि वह सभी बातों का निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार रखता है। अच्छाई, बुराई, न्याय, अन्याय, नैतिक, अनैतिक इत्यादि बातें सत्ता के निर्माणाधीन है। क्वेश्चन नंबर 88, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया जाए। तो ये कहा है लास्की ने। तो ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है, इसको याद रखिए। लास्की राज्य के संप्रभुता के दावे को इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति, लास्की भी क्या है, एक बहुलवादी है।
वे कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के लिए यह स्थायी हित की बात होगी कि वह संप्रभुता संपन्न राज्य के विचार का त्याग कर दे। इस अवधारणा की अंतर्राष्ट्रीय जगत में अराजकता मचा रखी है, अतः स्थायी शांति के लिए इसे त्यागना होगा। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंध है? तो R.H. टॉनी नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंधित है। टॉनी के अनुसार राज्य का कार्य नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना है, अतः नागरिक ही राज्य के कार्यों का मूल्यांकन कर उसे औचित्य का निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है, ऐसा कहा है डुग्वी ने। डुग्वी के चिंतन में राज्य के कर्तव्यों को प्रमुखता दी गई है, अधिकारों को नहीं। राज्यों की बुनियादी लक्षण है जनसेवा, प्रभुसत्ता नहीं। क्वेश्चन नंबर 91, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, यह कथन किसका है? इजाया बर्लिन ने अपनी पुस्तक 4 Essays on Liberty में लिखा है। तो राइट आंसर इसका क्या है? इजाया बर्लिन। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है, ऐसा किसने कहा है? इजाया बर्लिन ने। इजाया बर्लिन ने अपनी पुस्तक 4 Essays on Liberty में लिखा है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में भले ही कुछ बंधन लगाए, परंतु ऐसा कोई बंधन नहीं होना चाहिए जो उसकी पसंद के क्षेत्र का हनन करे। जब प्रभुसत्ता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है। इजाया बर्लिन कौन से स्वतंत्रता के समर्थक थे? नकारात्मक स्वतंत्रता के। क्वेश्चन नंबर 92 में कथन और कारण है। कथन दिया गया है, मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। कारण दिया गया है, मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। तो क्या है राइट आंसर इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही है। मध्य युग में संप्रभुता के विकास न होने का कारण सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसमें शक्ति के अनेक केंद्रों के साथ साथ धर्मतंत्र के व्यापक प्रभाव के कारण राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास नहीं हो सका था। क्वेश्चन नंबर 93, किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? तो ऐसा किसने कहा है कि अन्य सांसारिक सत्ता, ये एक की पॉइंट है यहाँ पर, ये याद रखिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ओपेनहाइम। ओपेनहाइम ने संप्रभुता के बारे में ये कहा है कि सर्वोच्च प्राधिकार है जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है और उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 94, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन है? तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक है लॉक। लॉक ने राज्य का ट्रस्टीशिप सिद्धांत देकर उसकी शक्ति को सीमित कर दिया है। लॉक के अनुसार राज्य की संप्रभुता मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ उन शर्तों से भी सीमित है जो कि व्यक्ति और राज्य के मध्य समझौते द्वारा निश्चित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 95, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है। इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। यह किसने कहा है? तो ये कहा है कैलहाउन ने। क्वेश्चन नंबर 96, किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो ये कहा है लिंडसे ने। लिंडसे ने परंपरागत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि अन्य समुदाय जो व्यक्ति के विकास में राज्य से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राज्य के समान ही लोगों की निष्ठा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए कि राज्य के दिन अब लद चुके हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ये लिंडसे ने कहा है। तो आज हमने संप्रभुता से जुड़े हुए कुल 96 क्वेश्चंस को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्याय से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। अभी तक हम लोग राज्य से जुड़े हुए, राज्य की उत्पत्ति से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं।
तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।